एक तो घर के भेदी ने लंका ढाई थी सुबह, यानी डॉक्टर आसिम, जिनके बारे में एक और बयान आने की तवक्को है चंद रोज में। उनका एक स्टेटमेंट अभी मौजूद ही था कि पिम्स की टीम में बनीगाला चली गई। बुशरा बीबी का मुआयना किया है, उस टीम की रिपोर्ट के हवाले से आपको आगाह करेंगे। फिर साथ साथ आपको वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है काबीना इजलास के बाद कि जदीस को जो एंथ्रिक्स पाउडर वाले यानी पाउडरी खत जो मिल रहे हैं उनकी तहकीकात की जाएगी। उस हवाले से कुछ पेशरफ भी हुई है, उस पर बात करनी है। और फिर आपको एक और ख़त के बारे में बताएंगे जो पेशावर से आया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम कुछ उन पर इल्ज़ाम भी आयद किए गए। उस खत के बैकग्राउंड में कुछ खत लिखने वाले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको शेर अफजल मर्रत के बारे में भी कुछ बताएंगे और साथ साथ आपको अडियाला जेल में एक और अहम मुलाकात हुई है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, इसी से बड़ी खबर है, इसी से आगाह कर लेते हैं। आपसे कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि पिम्स के माहिर डॉक्टरों की 4 रुकनी टीम ने आज बनीगाला का दौरा किया, बुशरा बीबी का मुआयना किया, रिपोर्ट्स ली, उनके टेस्ट किए। टेस्ट के बाद उनका तमाम क्लियर पाए गए हैं। उनकी तबीयत के हवाले से भी डॉक्टर्स ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। यानी वो उससे पहले शाम में वज़ीर इत्तेहाद पंजाब ये कह रही थी कि दोनों मियाँ बीवी झूठ बोलते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन बुशरा बीबी का जो ये कहना है कि उनको हार्पिक दिया गया और फिर उनका ये भी कहना है कि उनके चेहरे पर भी दाग पड़े और ज़बान पर भी दाग पड़े, तो इसकी क्लियर फाइंडिंग्स आना बहुत ज़रूरी है, वरना ये मामला हुकूमत के गले में पड़ जाएगा, क्योंकि हुकूमत माशाल्लाह बहुत निकम्मी है और पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है वो बड़ा स्ट्रांग है। तो लेकिन पिम्स के डॉक्टर्स ने जो ये रिपोर्ट दी है, वो पिम्स के डॉक्टर्स जो हैं वो किसी दबाव में नहीं काम करते, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं तमाम लोग। और उन्होंने मुआयने के फौरी बाद ये इब्तदाई रिपोर्ट जारी किया जिसमें ये बता दिया है कि कोई जो है जहर देने के भी सबूत नहीं मिले और ना ही हार्पिक देने के सबूत मिले। लेकिन मैं खुद भी हैरान हूँ। बुशरा बीबी ने मेरे लिए भी ये 35 साल की सहाफ़ती ज़िंदगी में, जिसपे एक लंबा अर्सा क्राइम रिलेटेड स्टोरीज पर भी काम किया, नेशनल सिक्योरिटी पर तो हम काम मुसलसल करते ही हैं, लेकिन ये बड़ा और फिर मैंने कुछ अच्छा हेल्थ की डिबेट भी की है। उसमें ये मेरे लिए पहली बार ये बात मुझे भी पता चली कि शायद कोई जहर ऐसा भी है जो 1 महीने के बाद काम करता है। और स्लो पॉइजनिंग का इमरान खान कहते थे, लेकिन स्लो पॉइजनिंग और चीज़ होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डे टू डे बेसिस पर अपना काम करती रहती है, 1 महीने के बाद असरअंदाज नहीं होती है। लेकिन इमरान खान ने 2 रोज़ पहले ये बड़े वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उनकी बीवी को जहर दिया गया और फिर उन्होंने नाम भी लिया था और ये कहा था कि वो मेरी बीवी को भी मरवाना चाहते हैं। तो ये इस तनाजुर में आज डॉक्टर फैसल, जिनका नाम खुद इमरान खान ने तजवीज़ किया था, वो शौकत खानम के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने तजवीज़ किया था कि उनको लाया जाए और वो बुशरा बीबी का मुआयना करें। आज उन्होंने भी बुशरा बीबी का अडियाला जेल में मुआयना किया था सुबह, और इमरान खान का भी मुआयना किया। इमरान खान की सेहत को भी उन्होंने तसल्ली बख्श करार दिया और ये भी बताया कि वो अब खाना कुछ कम खा रहे हैं। वो उसकी वजह समझ में आती है क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज़ वैसे तफसीलात एडवोकेट जनरल पंजाब ने बता दी थी कि कितनी बैरक से इमरान खान के लिए खाली की गई हैं, कहाँ कहाँ वो वॉक करते हैं, खाना कैसे मिलता है, उनको क्या क्या मिलता है, वो सब बातें अपनी जगह थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने उनसे पूछा गया मीडिया की जानिब से बुशरा बीबी के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि कोई जहर खुनानी के कोई उनके शवाहिद नहीं मिले। 2 माह पहले से 2 माह पहले से पहले कुछ किया हुआ हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस 2 माह में कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की अगर तबीयत ख़राब है तो फिर इसको देखने की ज़रूरत है कि तबीयत क्यों ख़राब है। बुशरा बीबी का इल्ज़ाम अलबत्ता संजीदा है। वो कहती है कि मेरी ज़ुबान पर दाग पड़ गए हैं, इसका भी टेस्ट होना ज़रूरी है कि दाग किस बात के, और अगर जिल्द पे पड़ गए तो वो भी देखना चाहिए कि दाग किस बात के हैं। लेकिन ये मामला अब जो है वो अभी तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, कल इसके ऊपर फिर मज़ीद बात पीटीआई करेगी और फिर एक नया बयानिया खड़ा किया जाएगा, माफ़ कीजिएगा खड़ा कह दिया, एक नया बयानिया खड़ा किया जाएगा। लेकिन बहरहाल बयानिए की बात है तो एक और बात आपको बता देते हैं।
कि शेर अफजल मरवत को अलग कर दिया गया है फोकल पर्सन की टीम से, कुछ और लोगों को भी अलग किया गया, लेकिन शेर अफजल मरवत और बाद में पीटीआई ने हिदायत की है शेर अफजल मरवत को वो अपनी सोशल मीडिया टीम जो है उसको डिसमेंटल कर दें। शेर अफजल मरवत का भी इसके ऊपर जवाब बड़ा अच्छा आया है। वो कहते हैं कि जनाब मैं तो अब ये तो पार्टी के में मुनाफकत हो रही है, बड़े बड़े कायदीन मुनाफकत कर रहे हैं, पार्टी इजलास होता है उससे थोड़ी देर इजलास के बाद खबरें आ जाती हैं और वो जाली खबरें होती हैं, गलत खबरें होती हैं। मेरा ताल्लुक तो जब बानी पीटीआई के अहकाम से और फिर मैं जलसे जुलूस की सियासत करता हूँ, और उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन उनको ये हिदायत कर दी गई। और फिर इस दरमियान में जो शेर अफजल मरवत का बयान है वो एक तरह से शटअप कॉल है पार्टी को भी और चेयरमैन को भी, क्योंकि उन्हीं के कहने से उनको हटाया गया है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये कौन सा कोई ऐसा बड़ा होता है कि जिसको चुन जाने का मुझे अफसोस हो। लेकिन हामिद खान साहब पार्टी के बड़े संजीदा रहनुमा, उन्होंने भी एक किस्म की इमरान खान को शटअप कॉल दी। उनका ये कहना है कि जो जजिस का मामला है, जजिस के मामले पर ये अदलिया की आज़ादी का मामला है, ये किसी सियासी जमात का मामला नहीं है और कोई सियासी जमात इस मामले से वाबस्ता नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी जो है पीटीआई, वो तो रोज़ाना एक नया बयानिया सामने लाती है और एक बयानिया लेकर वो चल रही है। पहले उन्होंने कमीशन नहीं बनने दिया, अब वो जब सुप्रीम कोर्ट के साथ अपनी बैंक ने समाज शुरू कर दी तो उन्होंने उसके ऊपर एतराज शुरू कर दिया और ये का फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट बनाने की बातें हो रही है तो फुल कोर्ट के खिलाफ भी कुछ बातें सामने आ रही हैं और ये कहा जाने लगा है कि जो हुकूमत जो है वो मुल्जिम है वही तहकीकात करेगी, ये कैसे होगा। तो ये कहा जा रहा है इस दरमियान में एक पीटीआई ये तासुर दे रही है कि जैसे वो जजिस के साथ है और जजिस भी पीटीआई के साथ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस हैं, वो कहते हैं कि जजिस भी पीटीआई के साथ है। आप देखें जजिस को चाहिए कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें और वो बताएं कि ये मामला उनका है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। लेकिन जजिस ने तो खत लीक करना था वो कर दिया, उसके बाद अब तहकीकात हो रही हैं। जजिस के खत की भी तहकीकात हो रही है, एक एक चीज़ देखी जा रही है कि कौन अगर कोई किसी से मिला है नहीं मिला है, इसका भी हम किसी दिन देखेंगे। अपने राय से कोशिश करेंगे कि कोई रिपोर्ट अगर बनती है तो आपके सामने पेश की जाए। लेकिन हुकूमत ने दूसरे जो मामला है, जो दूसरा जजिस रिलेटेड है, थ्रेट्स लेटर जिसको उर्फ आम में आप पाउडरी खत कह लें, वो उस खत का के हवाले से हुकूमत ने कहा कि तहकीकात करेगी और मुकम्मल तहकीकात करेगी। इस बारे में जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो हम आपको बता देते हैं नाज़रीन कि जीपीओ रावलपिंडी से ये पहले ये कलेक्टर वहाँ से फिर आगे गए और लाहौर भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए। अब वहाँ जीपीओ में कौन ड्यूटी पर था उसका डाटा हासिल किया जा रहा है, किस किस लेटर बॉक्स से ये लेटर आए ये भी तफसीलात हासिल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है उन दिनों की वो भी कौन आया कौन गया। फिर अगर कोई आदमी कोई जिसको पोस्टमैन कहते हैं डाकिया, उसको रास्ते में कोई आदमी मिला हो उसकी भी तहकीकात की जा रही है। हाई कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी ने उनको कोई लेटर पकड़ाया हो उसकी भी तहकीकात की जा रही है। तमाम तहकीकात नाज़रीन की जा रही हैं। लेकिन तहकीकात में कुछ टाइम लगेगा। जब भी इसकी रिपोर्ट बनेगी तो हम आपको उससे ज़रूर इंशाल्लाह आगाह करेंगे। अब आप ज़रा एक और कहानी सुन लीजिए। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस इब्राहिम खान साहब का एक खत जो है मीडिया में सर्कुलेट हुआ और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम था। बहुत सारे इल्ज़ाम आयद करके ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे चीफ जस्टिस जो है वो खुद कुछ सियासत कर रहे हैं और अब अपने सूबे से वो ले आए हैं जस्टिस नईम अफगान को। लेकिन दो चार मामला ऐसे हैं नाज़रीन जो खुद जस्टिस इब्राहिम खान के बारे में। एक तो मुझे आज ही किसी दोस्त ने बताया कि कुछ दिन पहले की एक ऑडियो वीडियो भी सर्कुलेट है, कोई जज साहब का नाम लेकर, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम लेकर कोई कह रहा है कि 2 करोड़ रुपए दें और फिर वो कह रहे हैं कि जी 50 लाख ले लें, मामला नहीं बन सका। इस किस्म की बात मैंने वो देखी नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया तो मैंने कहा आप तक ये इतना पहुँचा दूँ। ताहम जो चीज़ रिकॉर्ड पर है नाज़रीन वो ये है कि जस्टिस इब्राहिम खान 15 अप्रैल 1962 को पैदा हुए। जहाँ भी पैदा हुए ये मुझे नहीं पता, लेकिन तारीख पैदाइश उनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक, और 14 अप्रैल 2024 को वो 62 साल के हो जाएंगे। आइन और कानून की रो से और जजिस ने खुद एज मुकर्रर की थी। पहले 60 साल में रिटायर होते थे, फिर 62 साल में, और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज 62 साल में रिटायर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में रिटायर होते हैं। तो उनकी रिटायरमेंट 14 अप्रैल को हो जानी है, यानी चंद दिन रह गई। जज की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबी है। मसलन एक तहकीकात होती है, जब आपको हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा होता है तो उसके लिए एक तहकीकात होती है। फिर जब आपको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजा जाना मकसूद हो तो उसके लिए भी एक साइटेशन बनती है।
जो पहली साइटेशन बनती है वो ये होती है कि जो वकील साहब हैं जिनको जज अपॉइंट करना करना मकसूद है, इनकी कानूनी और आईनी महारत कितनी है, किन किन अमूर पर इन्होंने मुकदमात लड़े, कौन कौन से मुकदमात इन्होंने बड़े मुकदमात लड़े और जीते हैं, कौन कौन से बड़े मुकदमात लड़े और हारे हैं, और अपना लॉ कहाँ से किया, लॉ की अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर वो हाई कोर्ट से जब यहाँ आते हैं तो फिर ये देखा जाता है कि बतौर हाई कोर्ट जज आपका कंडक्ट क्या रहा, आपको आइन और कानून की कितनी समझ है, कितने फैसले आपके सस्टेन किए, कितने फैसले आपके अपीलों में उड़ गए, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एक रिपोर्ट मुरतब होती है इस हवाले से, असम्बली के साथ साथ वो रिपोर्ट भी जाया करती है। फिर वो रिपोर्ट आती है जुडिशल काउंसिल में, जुडिशल काउंसिल को हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और हाई कोर्ट के जो मुतालिका लोग होते हैं वो भी उसमें मौजूद होते हैं। फिर उसमें वो जुडिशल काउंसिल जो है वो अपनी सिफारिशात के साथ वो भेजता है उसको पार्लिमानी जुडिशल कमेटी को। पार्लियामेंट्री जुडिशल कमेटी जो है वो फिर उस पर डेलिब्रेशन करती है। जजिस के कंडक्ट के हवाले से कुछ नुकात हो तो फिर वो रोक भी लेती है, वरना एक ही दिन में नॉर्मली फैसला हो जाता है। बाद औकात कई दिन भी लग जाते हैं, कई दफ़ा इनकार भी हो जाता है। बहरहाल ये सब होता रहा और ये तकरीबन 3 महीने का प्रोसेस होता है, और फिर जज की सीट खाली होने के बाद अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी 3 महीने का है। अब जज साहब तो रिटायर हो रहे हैं 14 को, तो ये तो जस्टिस तारिक मसूद की सीट खाली हुई, दो जस्टिस एजाजुल हसन की खाली हुई, जस्टिस मुनीर अख्तर वाली खाली हुई, जिनको अब जस्टिस नहीं कहा जा सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। तो ये सारा मामला जो है अगर अब भी शुरू भी हो जाता तो भी जज साहब जो है वो रिटायरमेंट की वजह से नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो चाहे सर्विसेज में हो या कहीं भी हो, उसमें ये देखा जा रहा होता है कि ये जिस बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं उसकी रिटायरमेंट कम है, और रिटायरमेंट डेट से अगर बहुत करीब है फिर ये देखते हैं कि कितने लोग मुतासिर होंगे इनको अपॉइंट करने से, क्योंकि आगे कितना साल इनको मिलेंगे, और फिर वो सारी तनाजुर में ये फैसला किया जाता है। तो बहरहाल जज साहब खुद भी फैसला कर लें कि उनका खत ये कितना जायज़ है कितना नहीं, क्योंकि ये बहरहाल एक बड़ा हाईएस्ट फोरम है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना एक एजाज़ की बात है। उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन फिर एक और कहानी इसमें ये भी है नाज़रीन कि लाहौर हाई कोर्ट में सर्विस भी देखी जाती है जज की, और लाहौर हाई कोर्ट में 17 जजेस इनसे सीनियर हैं, इब्राहिम खान साहब से। सिंध हाई कोर्ट में 13 जज इनसे सीनियर हैं, बेशतर हाई कोर्ट में 3 जज इनसे सीनियर हैं। चीफ जस्टिस में ज़रूर ये दूसरे नंबर पर है, क्योंकि जस्टिस मुसरत हिलाली का बनी तो एक दिन के बाद वो आ गई यहाँ, अगर वो वहाँ कुछ अच्छा कंटिन्यू करती तो फिर ये मामला सारा डिफरेंट हो जाता, लेकिन ये वो एक दिन के बाद यहाँ आ गई तो फिर जस्टिस जो है वो इब्राहिम खान साहब वो बन गए चीफ जस्टिस, और उन्होंने बड़ा मशहूर फैसला भी दिया था, इलेक्शन कमीशन को ताइन अदालत में बुला लिया था। बहरहाल नाज़रीन अब देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन जब आप इल्ज़ाम आयद करते हैं तो वो कहते हैं ना कि इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंद कबा देख। तो बहरहाल कुछ अपनी तरफ भी देखना चाहिए दूसरे पर तनकीद करने से पहले। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।